Hello students, I am Shiva Dinkar. I welcome you to the channel Domestic Code. सेक्शन बी करने वाले हैं इसमें। सेट का नाम आपने ऊपर देख लिया होगा, 65 2 वगैरह वगैरह जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का। तो इसमें करते हैं हम सेक्शन बी, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल द 3 एक्सिस। एक वेक्टर ए है जो सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज़ 5√3 यूनिट्स देन फाइंड द वेक्टर ए। चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वेक्टर ए है जो सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो दोस्तों, जब भी एंगल की बात हो तीनों एक्सिस के साथ, तो एक यूनिट वेक्टर हमें पता है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ 21 का ए। यहाँ पे करते हैं 21 का ए का सोल्यूशन। वी नो दैट ए वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा, बीटा and gamma with x axis, y axis and z axis can be given as बल्कि मुझे सही तरीके से ये लिखना चाहिए, वी नो दैट ए यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए यूनिट वेक्टर। क्योंकि जब भी अब मैं जो यहाँ लिखने वाला हूँ उसकी हेल्प से आप वेक्टर निकालोगे तो वो हमेशा यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो कैसे निकलता है वेक्टर? वेक्टर निकलता है कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। तो इसकी हेल्प से आप एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो उस वेक्टर का जिसने अल्फा बीटा गामा एंगल बनाया है विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसने बोला कि इक्वल एंगल बनाया है। कैसा एंगल बनाया है? इक्वल एंगल। इट मीन्स दैट कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा। मतलब अगर मुझे कोस अल्फा की या कोस बीटा की या कोस गामा की वैल्यू मिल जाए तो तीनों ही वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अब इन तीनों की वैल्यूज निकालने के लिए मेरे पास एक रिलेशन है। वी हैव हमारे पास एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर आपने एमसीक्यूज या पिछले वाला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने पहले सेट का सोल्यूशन कराया था, तो शायद उसमें या एमसीक्यूज में मैंने कहीं पे इस रिलेशन को बताया है। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। क्या कोस स्क्वायर बीटा के प्लेस पे कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? क्या कोस स्क्वायर गामा के प्लेस पे भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? तो ये बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसने बोला कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तीनों इक्वल हैं। क्योंकि इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है? इक्वल एंगल्स का मतलब है अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल हैं। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी इक्वल ही होंगे। यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ गई है कितना? 1/√3। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। तो कोस बीटा की वैल्यू भी 1/√3, तो कोस गामा की वैल्यू भी 1/√3। तो हमारे पास यहाँ से एक वेक्टर आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। लेकिन उसने पूछा है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5√3। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5√3 और एक यूनिट वेक्टर आया है ये जो हमने सॉल्व किया है। अगर यूनिट वेक्टर हमारे पास है और हमें 5√3 यूनिट का मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे उस मैग्नीट्यूड की जिस मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें चाहिए। इस पूरे वेक्टर में हम 5√3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेक्टर ए मिल जाएगा। 5√3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 आई कैप, यहाँ पे 5√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जे कैप, एंड यहाँ पे 5√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के कैप। तो ये वो वेक्टर है जो सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा और साथ ही इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5√3 होगा। गॉट इट? तो इसमें हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए अगर अल्फा बीटा और गामा तीन एंगल हमें दे रखे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ बनते हुए, तब एक यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। एंड दूसरी चीज़, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, सो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी तीनों इक्वल होंगे। यहाँ बीटा और गामा के प्लेस पर मैं रिप्लेस कर दिया कोस अल्फा और यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली कोस बीटा की वैल्यू एंड कोस गामा की वैल्यू भी यही होगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एक वेक्टर मिल गया, यूनिट वेक्टर, और उसने बोला था कि 5√3 होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो 5√3 की मल्टीप्लाई कर दी है और हमारे पास वेक्टर आ गया है। ठीक है, सिंपल था, मज़ेदार था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ।
चलो मैं थोड़ा रफ करता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे पोज करके। यस, अब चलते हैं। वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी का पोजीशन वेक्टर में अल्फा गिवन है। गिवन क्या है इसमें? गिवन है पी का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? वो लिखते हैं वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी हमें गिवन है कितना? वेक्टर अल्फा। और क्यू का पोजीशन वेक्टर, क्यू के पोजीशन वेक्टर का मतलब है वेक्टर ओ क्यू, जो कि हमें गिवन है वेक्टर बीटा। ठीक है, तो वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा हमारे पास आ गया पी और क्यू का। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर इन क्यू पी। क्यू पी, चलो ये बनाए थे हम क्यू पी। दिस इज व्हाट? क्यू एंड पी। लेट अस कंसीडर दिस इज ओरिजिन ओ। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर ओ क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ पी। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर ओ क्यू, ये हो जाएगा वेक्टर ओ पी। इसने बोला हमने क्यू पी को प्रोड्यूस किया है, क्यू पी को प्रोड्यूस किया है आर तक, आर तक, पॉइंट आर तक। तो क्यू पी को हमने कर लिया प्रोड्यूस आर तक। ठीक है, और जी अपॉन में क्या आएगा? ये आ जाएगा वेक्टर ओ आर। क्या आ जाएगा? ये वेक्टर ओ आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा क्या है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ आर, यानी कि इसने हमसे वेक्टर ओ आर पूछा है कि वेक्टर ओ आर क्या होगा। वेक्टर ओ पी हमें पता है कि वेक्टर ओ पी अल्फा है, वेक्टर ओ पी हमें पता है कि ये वेक्टर बीटा है। ठीक है, वेक्टर ओ आर इसने पूछा कि वेक्टर ओ आर क्या होगा। और इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेक्शन फॉर्मूला, ये एक्सटर्नल डिवीजन है पहली बात तो। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एक तो मेरे पास क्यू से लेके आर तक की डिस्टेंस होनी चाहिए, और एक मेरे पास पी से लेके आर तक की डिस्टेंस होनी चाहिए। इन दोनों का रेशियो बन जाएगा एम रेशियो एन। ठीक है, तो मेरे को एम रेशियो एन और चाहिए अभी। तो जो हमें गिवन है उसमें गिवन है उसने क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू 3/2 क्यू पी। डायग्राम से देख के बता सकते हो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें क्यू आर चाहिए, क्यू आर तो इसमें दिखाई दे रहा है। एक हमें चाहिए पी आर। इस रिलेशन में हमें पी आर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं क्यू पी को लिख सकता हूँ क्यू आर माइनस पी आर? यस सर, दिस लेंथ क्यू पी कैन बी रिटन एज क्यू आर माइनस पी आर। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर इज इक्वल टू 3/2 एंड क्यू पी को लिखेंगे हम क्यू आर माइनस पी आर। राइट, तो ये आएगा 2QR इज इक्वल टू 3QR माइनस 3PR। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक तो? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा। ये 3PR लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और ये 2QR राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आ जाएगा QR इज इक्वल टू 3PR। QR इज इक्वल टू 3PR। तो QR अपॉन PR का रेशियो आ जाएगा, QR अपॉन PR का रेशियो हो जाएगा 3:1। सो हमारे पास QR रेशियो PR आ गया है 3:1, 3:1, यानी कि हमारे पास M रेशियो N हो जाएगा। सो M रेशियो N जो हमारे पास आया वो आ गया है 3:1। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं? वी नो दैट एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट एक्सटर्नल डिवीजन कैन बी गिवन एज, एक्सटर्नल डिवीजन कैन बी गिवन एज हमें वेक्टर ओ आर ही तो चाहिए, वेक्टर ओ आर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन में एम माइनस एन। ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। जहाँ पे देखो ये तो एम हो गया, इसमें वेक्टर बी और वेक्टर ए और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, आपने इस पी पॉइंट से आर तक प्रोड्यूस किया है। जिधर की तरफ हम प्रोड्यूस करते हैं उधर वेक्टर बी माना जाता है। मतलब ये वेक्टर ओ पी हमारे पास वेक्टर बी का काम करेगा, और ये वेक्टर ओ क्यू जो है हमारे पास ए का काम करेगा। मतलब यहाँ पे ए जो है वो ये वेक्टर बीटा है, और जो हमारे पास बी है वो वेक्टर एल्फा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो इसमें ए है वो क्या है? वेक्टर बीटा, और बी क्या है इसमें? वेक्टर एल्फा। तो ए है इसमें बीटा और बी है इसमें एल्फा। तो यह आ जाएगा एम इंटू वेक्टर बी, लेकिन वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है एल्फा। फिर से बताऊँ तुम्हें, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हमने यहाँ से पी से आर तक प्रोड्यूस किया, जिधर आप प्रोड्यूस करोगे उधर की तरफ आप वेक्टर बी मानोगे। ये जो ओ पी आपको गिवन है ये वेक्टर बी गिवन है। क्या गिवन है आपको? वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए आ गया आपके पास, वेक्टर बी आ गया आपके पास। एम रेशियो यहाँ पर निकाल ही रखा है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 इंटू वेक्टर बी। वेक्टर बी का मतलब क्या है? ओपी। ओपी का मतलब है एल्फा, वेक्टर एल्फा माइनस
एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, एन फिर क्या आएगा यहाँ पे वेक्टर ए, और वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बीटा, और अपोन में आएगा m माइनस एन यानी कि 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर बीटा अपॉन में 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर। तो आर का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर ओ आर की वैल्यू आ जाएगी 3 वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर बीटा अपॉन 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे। तो अच्छा, ये मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ ही लिख दिए हैं सेक्शन बी के, कोई बात नहीं, करते हैं इसको इंटीग्रेशन को। तो ये हमें गिवन है, तो यहीं पर कर दो स्टार्ट। इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड अंडर द रूट 1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या 1 को हम कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। प्लस में क्या साइन टू एक्स की आइडेंटिटी हमें याद है, 2 sin x cos x। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे आएगा dx। क्या इस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया है? यस सर, 0 से π/4 अंडर द रूट में आएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा। और यहाँ पे dx लिखना मत भूलना। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to π/4 cos x प्लस साइन एक्स, एंड यहाँ पे आएगा dx। वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, यह आएगा sin π/4 माइनस cos π/4 एंड माइनस में sin 0 माइनस cos 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। sin 0 0 होता है, cos 0 होता है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा +1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला क्वेश्चन यानी कि 22 तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको रफ कर देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, बस एक बार देख लो, स्पीड तेज कर लेना अगर आपको लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें ए की वैल्यू बतानी है ताकि ये फंक्शन इंक्रीज हो जाए। चलो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशियल इज कॉस एक्स एंड द डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स इज ए and the differential of b is 0 for increasing, for fx to be a increasing function। अगर आप चाहते हो कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए तो उसका जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट कोस एक्स माइनस ए, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट ए शुड बी लेस देन कोस एक्स, है ना, क्योंकि ए को राइट हैंड साइड लेके चले जाओगे आप, तो ए हो जाएगा लेस देन कोस एक्स। एंड वी नो दैट कोस एक्स लाइज फ्रॉम -1 to +1। तो यहाँ पे करता हूँ मैं नीचे थोड़ा। वी नो दैट कोस एक्स लाइज फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, और ए की वैल्यू कोस एक्स से स्मॉलर है और कोस एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है -1। तो ए की वैल्यू जो है -1 से भी स्मॉल होनी चाहिए। इट मीन्स दैट ए शुड बी लेस देन -1। तो अगर ए की वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी तब ये फंक्शन कैसी हो जाएगी, कहाँ ये फंक्शन हो जाएगी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए लेस देन -1 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहो तो इंटरवल में लिख सकते हो, और ए इज इक्वल टू -∞ से -1, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फाइनाइट पे तो स्मॉल ब्रैकेट लगता ही है। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में इसने बोला इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन फाइंड एक्स सच दैट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू x माइनस 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ये अलग अलग लिखी हुई है ना टर्म्स, तो समझने में कन्फ्यूज हो सकती है। तो वेक्टर अल्फा हो जाएगा x माइनस 2, और ये जो वेक्टर ए है वो इसके प्रोडक्ट में है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये मैंने इसको देख के आइडिया लगाया क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। एंड वेक्टर बीटा कितना अपने पास, वेक्टर बीटा गिवन है
3 प्लस 2x, 3 + 2x वेक्टर ए -2 वेक्टर बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसने बोला कि ये दोनों कोलिनियर होने चाहिए, ए और बी। अच्छा हाँ, तो ये अल्फा और बीटा कोलिनियर होने चाहिए। एक्स की वैल्यू बताओ। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, चले, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ताकि ये दोनों कोलिनियर हो जाए। अब देखो बड़ा सिंपल है कोलिनियर बताना। वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है दोनों में और वेक्टर बी के जो कोफिशिएंट है दोनों में वो इक्वल होने चाहिए, तब ये दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे कोलिनियर। यहाँ पे वेक्टर ए का कोफिशिएंट है x-2 और यहाँ पे वेक्टर ए का कोफिशिएंट है 3 + 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर बी का कोफिशिएंट है 1 और नीचे वेक्टर बी का कोफिशिएंट है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा -2x + 4 इज इक्वल टू 3 + 2x एंड ये -2x इधर प्लस हो जाएगा और ये 3 इधर माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x विल बी इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी और ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ें। यस आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें अब करना है 25। चलो 25 करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट। ओके, तो x इक्वल्स टू में गिवन है x इक्वल्स टू e⁻x/y, ये हमें गिवन है। ठीक है, दोनों तरफ log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log e⁻x/y। x/y log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे बन जाएगा x/y मल्टीप्लाई log e, और हम जानते हैं कि log e कितना होता है, वी नो दैट log e इज 1। सो फाइनल हमारे पास बचेगा y log x इज इक्वल टू x। डिफरेंशियल कर देते हैं, करें डिफरेंशियल। ओके, तो द डिफरेंशियल ऑफ, अच्छा यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट टर्म यानी कि y एज इट इज, द डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/x प्लस देन log x एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ y इज dy/dx इज इक्वल टू में हो जाएगा 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये बनेगा log x एंड dy/dx इक्वल्स टू में आएगा 1 - y/x। इसको राइट हैंड साइड को एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बिकम log x dy/dx इज इक्वल टू x - y/x। log x डिनोमिनेटर में जाएगा, दिस विल बिकम dy/dx इक्वल्स टू x - y एंड अपॉन में आ जाएगा x log x। यही हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी प्रूफ हो गया। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। यस, ये इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है, कितने क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू -2 पे। डिफरेंशियबिलिटी चेक करते टाइम आपको बताया, आपको एक तो निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक निकालना है आपको राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन पॉइंट पे। एक बात और, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो 1 सेकंड नहीं लगती इसको बताने में कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कैसे नहीं लगती 1 सेकंड, देखो ये जो ऊपर वाली फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 आ जाएगा, ये नीचे वाले फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। एमसीक्यू में तो आप इसको ऐसे करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x)/h, यही तो होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें x का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। तो -2 पे चेक कर रहे हो तो -2 प्लस h, माइनस में आएगा f ऑफ -2 और अपॉन में आ जाएगा h। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 प्लस h, हाँ जी करते हैं -2 प्लस। अच्छा देखो, -2 में जब कुछ ऐड करोगे, किसी भी वैल्यू में ऐड कर दो तो वो तो बढ़ जाएगी, यानी कि अब ये -2 प्लस h जो है वो -2 से ऊपर हो गई है।
ग्रेटर देन -2, और ग्रेटर देन -2 के लिए तो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे। यस, इस सेकंड वाली कंडीशन में x के प्लेस पर -2 + h पुट करेंगे, तो ये x+1 है। x+1 में x के प्लेस पे -2 + h आ जाएगा और बचेगा +1। ठीक है, अब आएगा -f(-2), जहाँ पे x में, जहाँ पे -2 में इक्वल लगा हुआ है, ये x के साथ -2 के साथ यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, तो इसमें x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो आएगा 2 -2 एंड -3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक। अपन में आ जाएगा h। आगे सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा कितना h-1, एंड ये आएगा कितना -4 एंड +3, +3 -4 एंड -3 ही आएगा, इसका साइन थोड़ी चेंज होगा, और अपॉन में आ जाएगा h। और सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा h-1, और ये -7 आएगा, और बाहर माइनस है तो +7, अपॉन में आ जाएगा h। तो ये आ जाएगा कुल मिला के लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h-6 अपॉन h, h-6 अपॉन h। कुल मिला के बात ये भैया आएगा इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 1-6 अपॉन h, और जब h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा इनफाइनाइट। और अगर कोई सा भी एक डेरिवेटिव इनफाइनाइट बन जाता है, इट मीन्स दैट द डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहीं पे लिख सकते हैं वैसे तो हम। सो गिवन फंक्शन f(x), तो गिवन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मज़ा आ गया समझ में, मज़ा आ गया समझने में। और अगर समझ में सब कुछ आया है, मज़ा आ गया इस वीडियो को करने में, तो लाइक वाइक कर देना। ठीक है।